तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर है भाई साहब। तीसरा टेस्ट मैच बेशक ड्रॉ हो गया है, लेकिन एक वक्त में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई साहब शायद इंद्रदेव को हम बना चुके हैं और शायद ये टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि ये टेस्ट मैच एक वक्त में ऐसा जब शुरुआत में लगा था कि शायद टीम इंडिया के हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने और आकाशदीप ने फॉलो ऑन बचाया और उसके बाद में जिस तरीके से 7 विकेट 16 रनों से कम में ऑस्ट्रेलिया के ढा दिए थे, उस वक्त ऐसा लग रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने फिर मैच को कह सकते हैं कि छोड़ दिया और भारत को 300 350 के आसपास का जो 200 250 के आसपास का जो टोटल दिया था, ऐसा लगने लगा था कि शायद ये मैच टीम इंडिया जीत जाएगी, शायद ये मैच टीम इंडिया के पक्ष में आ जाएगा। अगर बारिश ना पड़ती तो शायद ये मैच टीम इंडिया के पक्ष में आ सकता था। लेकिन इस मैच से बाद जो भाई साहब अश्विन का रिटायरमेंट हुआ, क्योंकि अश्विन के रिटायरमेंट के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अभी कुछ और रिटायरमेंट आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आकाशदीप का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा, क्या शमी की कमी को वो पूरा कर रहे हैं, इस पर भी परफॉर्मेंस पर भी चर्चा करेंगे। मोहम्मद सिराज और आपके रविचंद्रन अश्विन के रिटायरमेंट और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर चर्चा करेंगे। तो साथ ही जसप्रीत बुमराह और टीम इंडिया का फेलियर, क्योंकि अभी 2 टेस्ट मैच बचे हैं, क्या टीम इंडिया की बल्लेबाजी दोबारा से वापसी करेगी, क्या टीम इंडिया के धुरंधर दोबारा से वापसी करेगी, और साथ ही सीरीज के बाद आखिर कौन कप्तान होगा टीम इंडिया का। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक। तमाम मुद्दों को गहनता से जांचने की कोशिश करेंगे। अंकित जी मेरे साथ मौजूद है। अंकित जी, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से ये टेस्ट मैच रद्द हुआ है क्योंकि बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन ये टेस्ट मैच तो भारत के पक्ष में आ सकता था। अभी तो ओवर 50 बचे थे, 50 ओवर में 250-300 रन बनाने कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वनडे क्रिकेट खेल सकती थी टीम इंडिया। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक गेंदबाज भी कम था, उनका हेजलवुड तो वापस जा चुका था, 2 ही गेंदबाज बचे थे। तो ऐसे में नाथन लियोन को तो स्पिनर है, स्पिनर के तौर पर तो आपको ऋषभ पंत को उतार दीजिए मैदान पर, ऋषभ पंत उनकी रेल बना देते। तो क्या ये मैच हमारे पक्ष में आ सकता था अंकित जी? देखिए, नमस्कार त्यागी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, मैच जीतना बहुत मुश्किल था। मतलब इट इज लाइक कि चांसेस कम थे, मतलब 20% चांस थे। बट ओवरऑल पॉजिटिव्स काफी रहे लास्ट दिन। एक तो हमने ऑस्ट्रेलिया के 6-7 विकेट गिरा दिए, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव एक मुझे लगा। हमारी बॉलिंग यूनिट में आकाशदीप को भी विकेट मिले, बुमराह ने एज ऑलवेज वापस विकेट लिए, सिराज को भी विकेट मिले, तो एक कॉन्फिडेंस लेके वो जाएंगे टेस्ट मैच के। उसके बाद जब तक टेस्ट मैच चला तो हमारा विकेट भी नहीं गिरा। हालांकि 275 रन 54-55 ओवर में बनाना काफी मुश्किल टास्क थी। और देखिए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स का एक एक हम पैटर्न यही है कि 15-20 ओवर हमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है, क्योंकि कुका बोरा बॉल होता है, उसको थोड़ा सा मतलब आप अगर 15-20 ओवर निकाल दोगे तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन विकेट्स बेस्ट विकेट होते हैं बैटिंग करने के लिए। तो देखिए, 15-20 ओवर तो हमें भी ढंग से खेलने ही पड़ते हैं, और हमारी बैटिंग की फॉर्म जिस तरीके से अभी चल रही है, तो हम इतना मेक श्योर नहीं, मतलब वी वर नॉट प्रिटी श्योर कि ये सब हम बना सकते हैं, नहीं बता सकते। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि इंडिया के लिए पॉजिटिव अच्छा है। एक चीज और ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से ये रही कि काफी तेज खेलना चाहते थे, बट इंडिया ने उनको ऐसा करने भी नहीं दिया, और थोड़ा सा हेड को भी इंजरी नहीं, ये सुनने तो में आ रहा है। वो आते ही उसी अंदाज से है, वो आते ही उस अंदाज से कि आते अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। अगर ये 7 विकेट ना गिरते तो वो तो 300 350 रन बना देते टीम इंडिया के सामने। लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी जिस तरीके की रही, आप जसप्रीत बुमराह के परफॉर्मेंस को लेकर मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। देखिए, जसप्रीत बुमराह, आप जहां हालात बड़े होते हैं वहां बुमराह खड़े होते हैं, ये जो कहावत है ये जसप्रीत बुमराह के ऊपर सटीक बैठती है। आप उनसे कप्तानी करवा लीजिए, आप उनसे फॉलोअर बचवा लीजिए, आप उनसे छक्का लगवा लीजिए, आप उनसे विकेट चटकवा लीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके का जवाब वो देते हैं आप उसको देख लीजिए। मतलब जसप्रीत बुमराह एक परफेक्ट पैकेज है टीम इंडिया के लिए। इसको किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, जसप्रीत बुमराह ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी एक एक पे है ना, उसका बहुत बड़ा श्रेय नहीं, जसप्रीत बुमराह ही वो कारण है जो एक एक है ये। क्योंकि कल जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी है, जिस तरीके से पूरे तरीके से बॉलिंग उन्होंने करी है पूरी सीरीज में, उन्होंने ही पर्थ में टेस्ट मैच हम आपको जिताया। जो पहली इनिंग में जिस तरीके से उन्होंने फर्स्ट डे बॉलिंग किया था, जब ऑस्ट्रेलिया को हमने जल्दी आउट किया था, उसके बाद कल बैटिंग भी अच्छी करी। ओवरऑल ही इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और जसप्रीत बुमराह देखिए, एक क्लास एक्ट है, उनके जैसा कोई बॉलर नहीं है इस समय, दुनिया के नंबर 1 बॉलर है। और ये सबको दिख रहा है जिस तरीके का बॉलिंग वो कर रहे हैं। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप में जो शमी की फॉर्म थी ना, वैसे ही जसप्रीत बुमराह की फॉर्म है इस समय। और गजब के प्लेयर है, और एकदम तैयार है इंडियन टीम की कैप्टनसी करने के लिए। आई थिंक ही इज द मैन हु विल कैप्टन इंडिया आफ्टर रोहित शर्मा, मुझे तो ये लगता है। लेकिन
बहुत मजा आता है ऐसे बॉलर को देख के। देखिए हमारी हमारी जो क्रिकेट है ना सर, आप भी रियलाइज करोगे वी आर अ बैटिंग कंट्री। हमारे हमेशा ग्रेट्स जो है ना, वो ज्यादातर बैट्समैन ही आए, चाहे हम बात करें सचिन की, गावस्कर की, राहुल द्रविड़ की, मोहम्मद अजरुद्दीन की, बड़े बड़े जितने भी नाम आए वो सारे, विराट कोहली की, तो वो बैट्समैन ही रहे। लेकिन बॉलर इतना बड़ा नाम, कपिल देव के बाद आई थिंक एक बहुत बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह है, जवागल श्रीनाथ कुछ टाइम के लिए थे, बट जसप्रीत बुमराह एक अलग क्लास है, और वो वर्ल्ड के नंबर वन इस समय है। और मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में भी वो रहेंगे, और इंडिया के लिए और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को आज एक एक करने में जसप्रीत बुमराह ही वो क्लॉक है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आकाशदीप की गेंदबाजी कैसे देख रहे हैं अंकित जी? क्योंकि आकाशदीप ने न केवल गेंदबाजी बल्कि बल्लेबाजी में भी जो हाथ दिखाए, कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए एक आने वाले फ्यूचर के तौर पर बड़े संकेत दे गए आकाशदीप जी। आकाशदीप की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को कैसे देख रहे हैं? देखिए आकाशदीप जो पहली बॉलिंग पहले दिन बॉलिंग किया था ना उन्होंने, तो वो थोड़े से मुझे उनकी कॉन्फिडेंस की कमी साफ झलक रही थी, काफी रन भी दे रहे थे और विकेट भी नहीं मिले थे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी करी, उसके बाद आज उन्होंने विकेट भी लिए, तो एक कॉन्फिडेंस आज उनमें दिख रहा था कल की बल्लेबाजी के बाद। लेकिन जो छक्का उन्होंने मारा और सारे लोग बाहर आ गए जो तालियां बजाई, और देखिए टीम अंडर प्रेशर लगी हुई है, आपको पता है कि ये टेस्ट मैच जीतना या बराबरी पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उधर आके उस साझेदारी पे बना के 28-30 रन बनाना, और उसके बाद आज जिस तरीके से उन्होंने 2 विकेट लिए, सो इट इज लाइक कि वो मेलबर्न में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बट अपनी नर्व्स को वो सेटल करना, मेरे को लगा था पहले दिन तो वो नर्व्स को सेटल ही नहीं कर पाए थे, बट ही इज द फ्राइंड। उन्होंने यहाँ पे इंडियन कंडीशंस में भी अच्छी बॉलिंग करके दिखाई है। ऑलरेडी हमने देखा है उनको टेस्ट मैच में भारत में भी बॉलिंग करते हुए। ही इज अ फाइंड, और जितना खेलेंगे उतना इंप्रूव करेंगे, क्योंकि देखिए मोहम्मद शमी जो है, जिस जैसे आपने पहले भी इंट्रोडक्शन में जो बोला था कि शमी की क्या कमी कमी वो पूरी कर पाएंगे, देखिए शमी का कुछ पता नहीं है अभी। आज भी रोहित शर्मा से पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि एनसीए विल टेल व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद मोहम्मद शमी। तो शमी है नहीं। बुमराह को देखिए साथ देने की बहुत जरूरत है, तो आई थिंक सिराज और आकाशदीप ही नहीं, वो ये दो भी तो बचे एक बहुत रहेंगे। बड़ा सवाल है ना अंकित जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि उधर तो वो बंगाल की टीम में चुन लिए जाते हैं, और इधर अभी बोला जा रहा है कि एनसीए उनको देख रहा है। एनसीए से तो वो निकल कर बंगाल की टीम में चुने गए हैं विजय हजारे ट्रॉफी के लिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा होता है मोहम्मद शमी के वापसी को लेकर। खैर ठीक है, वो टीम इंडिया की अपनी अंदर की बात है कि आखिर शमी की एंट्री क्यों नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त खड़ा हो गया है, वो खड़ा हो गया है, दो सवाल है। एक तो अब चौथे टेस्ट मैच में बल्लेबाजी का क्या होगा, बल्लेबाजी किस तरीके से कमबैक करेगी, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि इस मैच के बाद ये मैच बेशक रद्द हो गया है, लेकिन टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं है अंकित। ये मैच टीम इंडिया के लिए जीत से कम नहीं है। इस मैच में बिल्कुल। हम मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे। हमने इस मैच में गाबा को फतेह बेशक ना कर पाए हो, लेकिन गाबा हम हारे भी नहीं है, ये भी बात साफ है। हम इस मैच को जीत सकते थे, हम इस मैच को जीत सकते थे किसी भी कीमत पर, अगर मैच पूरा होता, अगर, क्योंकि मजा आता। देखिए बेशक कंडीशन पांचवें दिन की अलग होती है, बेशक कुछ भी हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर थी क्योंकि दो ही गेंदबाज थे उनके पास, ये हमें समझना पड़ेगा, उनके पास दो ही गेंदबाज थे। तो ऑस्ट्रेलिया भी कमजोर थी, और टीम इंडिया 50 ओवर को इस तरीके से खेलती वनडे क्रिकेट की तरह, और 50 ओवर में 250-300 रन बनाने को ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है। तो ये मैच हमारे पक्ष में आ सकता था, अगर ये मैच पूरा होता भगवान का सब, तो मजा आ जाता इस मैच में। लेकिन अब आप चौथे और पांचवें मैच में बल्लेबाजी के कमबैक को कैसे देख रहे हैं, क्या करना, कैसे, कहां गलती देख रहे हैं आप? देखिए गलती तो क्या है, मुझे तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया कि बल्लेबाज इतने कॉन्फिडेंट लग रहे नहीं है कि वो तीनों फास्ट बॉलर्स को खेल पाएंगे, मतलब उनमें ये साफ दिख रहा है कि वो बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, और टेस्ट क्रिकेट में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, चाहे वो रोहित शर्मा हो चाहे विराट कोहली हो। अब यहाँ से विराट को तो मैं देखता हूँ रन बनाते हुए, क्योंकि आई एम श्योर जिस तरीके के वो बल्लेबाज है और जितना क्रिकेट वो खेल चुके हैं, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि ही विल डेफिनेटली मेक श्योर कि वो कम बैक करें। क्योंकि देखिए उन पे भी बहुत प्रेशर है, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जहां पे आपको परफॉर्मेंस आपकी काउंट होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमारे बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों ने जाके परफॉर्म किया है। तो विराट से वही एक्सपेक्टेशन रहती है, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त टीम है अपने घर के अंदर, उनको हराना बहुत मुश्किल है, और उनके खिलाफ रन बनाना मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो दूसरे बल्लेबाज है यशस्वी को भी थोड़ा ढंग से खेलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वहां के तीनों बॉलर अच्छे हैं। अगर मैं बात करूं, हेजलवुड चले भी गए, बट बोलेंड भी बहुत जबरदस्त बॉलर है, अच्छी लाइन करके बॉल पड़ के अंदर आता है उनका भी। तो कमिंस भी अच्छे फॉर्म में है, उधर स्टार्क भी हैं और बोलेंड, तो ये तीनों बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। हमारी बल्लेबाज में यशस्वी को भी समझना। सबसे बड़ी चुनौती शुभमन गिल के लिए मैं देखता हूं, क्योंकि अभी तक रन नहीं आया है और कॉन्फिडेंस की कमी साफ जाहिर हो रही है जिस तरीके से। विराट को भी खेलना पड़ेगा। रोहित शर्मा अनादर, उनको वो कप्तान है, उनको ही हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे हमारे प्रीवियस कैप्टन ने किया है, चाहे आप अनिल कुंबले ले ले, चाहे
सौरव गांगुली ले ले चाहे विराट कोहली ले ले, उन्होंने हमेशा ऑस्ट्रेलिया में जाके लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है, वहां पे हमें जिता के लाए या बराबरी तो करा के कम से कम लाए हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौती पूरी टीम इंडिया की बैटिंग के लिए है, क्योंकि देखिए मेलबोर्न और सिडनी जो है वो थोड़ी इंडियन फेवर कंडीशंस रहेंगी। मेलबोर्न तो इतना नहीं, सिडनी में तो बहुत ही स्पिनिंग ट्रैक रहता है, तो वहां पे हमारे बल्लेबाजों को अच्छा मौका है रन बनाने का। उससे पहले हम बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेलेंगे। देखिए हमारी टीम थोड़ी यंग है, तो नर्व्स को सेटल करना पड़ेगा, ऋषभ पंत के लिए मौका रहेगा। पर चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, और कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रख के अगर बैटिंग करेंगे, अपने आप को अप्लाई करेंगे, तो डेफिनेटली रन बनेंगे ही बनेंगे। आकाशदीप को क्या आप नए ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर रहे हैं? देखिए आकाशदीप के लिए मतलब मेरे को लग रहा है शायद पहली बार ही उन्होंने बल्लेबाजी करी है, बट जिस तरीके का उन्होंने फाइट दिखाया है अपनी बल्लेबाजी में, मतलब एक एटीट्यूड होता है कि आप नहीं, हम लोग करके जाएंगे, वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए खिलाड़ी में हमेशा वही दिखना चाहिए कि हम लोग नहीं, हम लोग करके जाएंगे, और आकाशदीप में वो दिखा है। वो फाइटर तो है ही, और देखिए जितना टीम इंडिया के साथ वो रहेंगे उतना इंप्रूव करेंगे। और उनके साथ जसप्रीत बुमराह थे, जो ऑलरेडी ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इन इंडिया, एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर्स दैट इंडिया हैज एवर सीन। सो त्यागी जी बहुत जबरदस्त खिलाड़ी तो बन सकते हैं, बट मेहनत करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, तो मेरे को लग रहा है आकाशदीप का फ्यूचर बहुत ब्राइट रहेगा। बहुत ब्राइट है, चलिए ठीक है। आप अगर मैं बात करूं गेंदबाजी के तौर पर तो ठीक है। अश्विन के रिटायरमेंट पर आ जाते हैं। अश्विन के रिटायरमेंट को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि एक बहुत भावुक पल था, विराट कोहली के गले लग जाते हैं, विराट कोहली को गले लगा लेते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। एक युग का खत्म हो चुका है, जो क्रिकेट का एक महान खिलाड़ी का युग था वो खत्म हो चुका है। कैसे देख रहे हैं अश्विन के रिटायरमेंट? सी मोहम्मद जो रविचंद्र अश्विन है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिनर्स। देखिए उन्होंने किसको रिप्लेस किया था, हमें ये उनकी जर्नी अगर मैं शुरू से स्टार्ट करूं, तो जब वो टीम में आए थे, जब हरभजन सिंह एक रेगुलर नेम थे और बड़े ऑफ स्पिनर थे और बहुत विकेट लेते थे, तो उन्होंने 2010-11 में आके हरभजन सिंह को रिप्लेस किया। जिस समय उनको हमारे कप्तान MS धोनी थे, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर उनको इंडिया टीम में मौका दिया। और एक समय ऐसा आ गया था कि हर इंडिया की कंडीशन में वो बहुत जबरदस्त बॉलर थे। और एक बहुत ही बड़ी बात अश्विन के लिए मैं करूंगा, जिस तरीके का उनका क्रिकेटिंग दिमाग है, वो अभी और भी खेल सकते थे। बट देखिए मुझे बहुत थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ आज, कि आज वो 3 मैच खेल के ही वापस आ रहे हैं। आई थिंक उनको टीम ने बता दिया, या वो मेरे ख्याल से स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं होंगे टीम मैनेजमेंट की या टीम की। बट देखिए ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो हमारे बड़े खिलाड़ी वो इसी तरीके से रिटायर होकर चले जाते हैं। अश्विन के लिए 106 मैच खेलना और इतने विकेट लेना, और इतने टाइम से उन्होंने इंडिया में जिताया है हमें, तो थोड़ा सा फेयरवेल बनता था। आज भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, और वो बहुत ही छोटी सी बात करके निकल गए कि आई विल नॉट टेक एनी, मतलब ऑल द लाइमलाइट टुडे एंड, और कल वो इंडिया आ भी जाएंगे। देखिए आप, तो देखिए अब आप उनको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, 5 मैचों की सीरीज लेके गए, तो पहले आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए। एज अ मानते हैं वॉशिंगटन सुंदर उनसे अच्छा कर रहे हैं, बट वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत बड़ी चीज ये है कि अश्विन जैसे ऑफ स्पिनर के उनको शूज को फिल करना है, तो एक चुनौती उनके लिए भी है। बट अश्विन इज अ चैंपियन प्लेयर, उन्होंने IPL हो, वनडे हो, T20 हो, हर तरीके से उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, और क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में तो बहुत जबरदस्त बॉलर हैं। और ही इज एंड ही विल रिमेंबर, वी विल ऑलवेज रिमेंबर हिम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टू प्ले फॉर इंडिया। ही इज वन ऑफ द बेस्ट टू प्ले फॉर इंडिया एज अ स्पिनर एंड एज अ प्लेयर ऑल्सो। मुझे वो जरूर याद है, वो इनिंग जो उन्होंने सिडनी में बचा, आई थिंक सिडनी टेस्ट मैच ही बचाया था उन्होंने, जब वो लास्ट के 3 घंटे तक वो बैटिंग करते रहे, और कई इनिंग्स उन्होंने ऐसी खेली। तो अश्विन डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट दैट इंडिया हैज एवर सीन। देखिए बिल्कुल अश्विन के बारे में ये तो बात पक्की है कि वो वास्तव में एक महान युग का खात्मा हो चुका है। जिस तरीके से अश्विन ने रिटायरमेंट लिया है, जाहिर तौर पर देखिए हर क्रिकेट फैंस भावुक है। लेकिन मैं यहाँ पर एक सवाल ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोगों को लगता है कि किसी फैसले की वजह से, मैं सौरभ से भी ये बात कर रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अंकित, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही है कि गौतम गंभीर ने उनको नहीं सेलेक्ट किया, गौतम गंभीर के फैसले के चलते उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। क्या आपको भी लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ इस तरीके की चीजें हुई होंगी अंकित जी? देखिए गौतम गंभीर टीम सिलेक्शन में बैठते जरूर है, बट ये कप्तान का ही फाइनल कॉल होता है मेरे हिसाब से। और देखिए वॉशिंगटन सुंदर इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको याद होगा अभी इससे पहले वाली सीरीज में वॉशिंगटन सुंदर ने काफी ज्यादा विकेट्स लिए हैं, तो वॉशिंगटन सुंदर हमेशा से पहली चॉइस रह हो चुके हैं ऑलरेडी। और ये चीज अश्विन को भी पता लग चुकी थी। तो देखिए दौरे के बीच में वापस आना ये बहुत बड़ा एक संकेत देता है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि भैया आप चाहे यहाँ रहो, तो हम लोग हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप हो नहीं। बट मुझे नहीं लगता गंभीर का बहुत बड़ा रोल है। देखिए इससे पहले भी ये हमारी जो इंडियन टीम के प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, उनको जब भी रिटायर हुए हैं तो बड़े मुश्किल से रिटायर होते हैं। हमने देखा है कि सब थोड़ा ज्यादा ही खेलना
चाहते हैं। मुझे लगता है कि तेंदुलकर का जो रिटायरमेंट था वो आई थिंक थोड़ा प्लान था, और आई थिंक गांगुली का, अदरवाइज कोई भी, कई प्लेयर तो बाहर की बाहर रिटायर हो गए। एम एस धोनी भी ऐसे ही रिटायर हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच बचते हुए रिटायर हो गए थे। तो इस तरीके से होता है, बट मुझे नहीं लगता गौतम गंभीर का कोई बहुत बड़ा रोल है। ये सिर्फ इतना ही हुआ है कि टीम मैनेजमेंट ने सारी चीजें उनको बता दी गई थी कि भैया वी आर यू आर नॉट इन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स मेलबर्न और सिडनी के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब मतलब वो हो ही नहीं रहा है, और अश्विन इतना मैच खेल चुका है। देखिए त्यागी जी, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, ये इतने बड़े प्लेयर्स हैं, 12 12 13 13 साल से खेल रहे हैं। जब आप इनको बाहर बैठाएंगे तो आपको बहुत ही जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि इनमें खेलने की भूख अभी तक है। तो अश्विन को ये रियलाइज हो गया होगा कि मेरा मौका नहीं मिलेगा, एंड ही टुक द वाइज डिसीजन। मुझे लगता है बहुत बढ़िया डिसीजन था। एज अ प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर वो रह चुके हैं भारत के लिए, तो ही एक्चुअली डिजर्व्स कि वो अच्छी तरह जाए, ना कि उसको टीम से बाहर निकाल के फिर एकदम से गुमनामी में वो चले जाए। बट ओवरऑल अश्विन एक जबरदस्त खिलाड़ी है, और अभी तो हमको आईपीएल में देखना बाकी है उनको। सौरभ से मैं एक सवाल दोबारा से वापस आना चाहूंगा गेंदबाजी के तौर पर। सौरभ, गेंदबाजी में मुझे ऐसा लग रहा है, जो अभी तक तीनों टेस्ट मैच हुए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जसप्रीत बुमराह अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आकाशदीप सिंह में वो ताकत है, वो क्रेज है कि वो शमी की कमी को पूरा कर सकते हैं, या फिर टीम इंडिया को अभी भी खोज है एक ऐसे खिलाड़ी की जो बुमराह का साथ दे? बिल्कुल, जहाँ तक आकाशदीप सिंह की आपने बात की, एक बेहतरीन उनका डोमेस्टिक सीज़न रहा है, बंगाल से वो खेलते हैं। और अगर हम इंडिया के अंदर भी बात करें, जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, जो भी उनको मौका मिला। पहले ही मुकाबले में 3-4 विकेट उन्होंने लिए थे वहाँ पे, और उसके बाद उनका नाम रैंकिंग में आया। और ना सिर्फ़ गेंदबाजी से, मैं कहता हूँ कि बल्लेबाजी से भी वो दमखम रखते हैं। अभी उन्होंने दिखाया इस इनिंग में भी, जो उन्होंने 31 रन बनाए, और उससे पहले भी डोमेस्टिक में भी उनके 18 बॉल में 50 हैं। पर बॉलिंग में बिल्कुल साथ देना पड़ेगा। शमी की इंजरी कंसर्न एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आज भी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि एनसीए से कुछ अप्रूवल आ नहीं रहा है, मोहम्मद शमी के ऊपर कोई बात हो नहीं रही है कि कितने परसेंट फिट वो हैं, और वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि हम अनफिट शमी को ऑस्ट्रेलिया में फ्लाई इन कर लें, और मैच में हमें पता चले कि 2 ओवर उन्होंने डाले कि फिर वो पैर पकड़ के बैठ गए कि नहीं बॉलिंग होगी। तो वो सिचुएशन वो अवॉइड करना चाहते हैं टीम, और एनसीए से कोई उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो उस बीच में मोहम्मद सिराज की फॉर्म एक बड़ी कंसर्निंग है, कि उनको विकेट लगातार नहीं मिल रहे हैं, कितने परसेंट भी वो शायद वो मार्नस लबुशेन से जो उनका तू मैं में हो रहा है वो होता रहे, बट जब तक खाते में विकेट नहीं आएंगे, तो वो एक कंसर्निंग चीज़ बार बार बनती जा रही है मोहम्मद सिराज के लिए। और आकाशदीप, मुझे लग रहा है कि ये भी बहुत यंग है, और जितना उनसे एक्सपेक्टेड है उससे ज़्यादा वो कर रहे हैं। उन इस मैच में ज़रूर उनको उतने विकेट नहीं मिले, पर बॉलिंग मेरे हिसाब से अच्छी की थी उन्होंने। एक परेशानी मुझे महसूस होती है, मैं अंकित और सौरभ दोनों से आपसे पूछना चाहता हूँ इस सवाल के बाद में, फिर वीडियो खत्म करेंगे। टीम इंडिया को जहीर खान के बाद कोई लैपटॉप पेसर नहीं मिला उस तरीके का। क्या आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं ना कहीं हमारे जो सेलेक्टर्स है वो नहीं खोज पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं वो लैपटॉप पेसर? टेस्ट क्रिकेट में मुझे एक लैपटॉप पेसर की अभी भी कमी खल रही है। क्या हम वो एक लैपटॉप पेसर नहीं बना पा रहे हैं? मैं तो चाहता था कि अर्शदीप को लेके जाए। मुझे नहीं पता ये अर्शदीप को क्यों नहीं खिलाते हैं टेस्ट, मतलब टेस्ट मैच या वनडे, क्योंकि इन्होंने, देखिए हमारी टीम जो है ना त्यागी जी, आप मानेंगे और सौरभ भी ये बात मानेंगे कि हम लोग बहुत बड़ी टीम है ना अपनी आईपीएल से बना लेते हैं। जो आईपीएल के स्टार्स होते हैं उनको लेके काफी टीम बना लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा। हालांकि आकाशदीप उस आईपीएल से नहीं आए, बट आई थिंक अर्शदीप सिंह इस टीम में आराम से खेल सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन बॉलर है। और अगर कोई बंदा वनडे क्रिकेट या टी20 में अच्छा कर रहा है, तो वो टेस्ट मैच में भी अच्छा करेगा। तो अर्शदीप सिंह मुझे लगता है कि खेलने चाहिए थे। और रही बात सेलेक्टर्स की, देखिए आईपीएल गिव आपको पूरा टैलेंट दिखाई देता है, पूरे इंडिया में बेस्ट ऑफ द टैलेंट क्या है। तो उसके हिसाब से बहुत सारे प्लेयर्स हैं लेफ्ट आर्म, एक लखनऊ के बॉलर भी हैं, काफी लेफ्ट आर्म इंजर्ड काफी रहते हैं, बट उनको मौका मिल जाना चाहिए था। मोहसिन बाकी खान। देखिए मोहसिन खान जो लखनऊ के बॉलर जो लखनऊ से खेलते हैं, आई थिंक उनका अच्छा रिदम से बॉलिंग करते हैं, बट इंजर्ड रहे थे अभी बीते दिनों। लेकिन ये बात आपकी सही है कि थोड़े से ऑफ लेफ्ट आर्म स्पिनर का, फास्ट बॉलर का हमें खलल है। मतलब पहले बहुत सारे थे, इरफान पठान थे, आरपी सिंह थे, जहीर खान थे, आशीष आशीष नेहरा नेहरा थे। थे, कई बहुत आशीष मतलब नेहरा एक थे। टीम धोनी वाली टीम की अगर मैं बात करूं, दो तीन लैपटॉप पेसर रहते थे। हाँ सौरभ, क्या बिल्कुल। आपको क्या लगता है इसमें?
बिल्कुल, अंकित भाई ने बोला खलल है, खलल भी है और इस टूर पे खलील भी मौजूद है आपके पास लेफ्ट आर्म। खलील भी है। अगर वो आप उस तरफ भी देखा जा सकता है खलील अहमद की तरफ भी। बट वो रेकनिंग में बार-बार नहीं आ रहे हैं और बार-बार ये सवाल इंडियन कैप्टन से होता रहा है पास्ट में भी कि लेफ्ट आर्म पेसर के ऊपर बहुत बार इंडिया में सवाल होते हैं। अंकित भाई ने बोला कि आरपी सिंह भी एक लंबे समय तक इंडिया के लिए नहीं खेल पाए थे उस हिसाब से। जैसे वो आए थे तो उनका नाम बहुत हो गया था बीजीटी 2008 और वर्ल्ड कप 2007 में, पर उसके बाद बिल्कुल ही गायब हो गए थे फ्रेम से। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के साथ हमेशा से ये होता रहा इंडिया में। खलील अहमद भी इंडिया खेल चुके हैं पर अब वो कहाँ हैं, वो टॉप 10 बॉलर्स में भी शायद अभी नहीं आते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं ग्रूम कर पा रहे हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स को। अगर हम डोमेस्टिक में भी देखें, मोहसिन खान की अंकित भाई ने बात की, बट उनके भी अगर डोमेस्टिक में रेड बॉल के फिगर्स में उठा के देखूं तो इतने खास नहीं है कि उनको इंडिया टेस्ट का डेब्यू करवा दिया जाए। तो लेफ्ट आर्म पेसर्स की कमी हमेशा से इंडिया को रही है और इट्स हाई टाइम कि हम नेशनल एक्सीलेंस सेंटर बना रहे हैं। हम एनसीए से हटके भी फैसिलिटीज़ काफ़ी बना रहे हैं, एक प्रॉपर फैसिलिटी जो कि शायद ग्लेन मैग्रा फाउंडेशन जो ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, जो मुंबई में भी उन्होंने खोल रखा है एमआरएफ के साथ मिलके। तो वैसा कुछ फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पेशली लेफ्ट आर्म पेसर्स के लिए अलग से हमें तैयार करना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमें वो कमी ना महसूस हो लेफ्ट आर्म पेसर की। बिल्कुल मुझे तो बिल्कुल, त्यागी जी देखिए ठीक है, इस पहले टेस्ट मैच पर हमने चर्चा की, अब आगे वाले पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है, एक एक सवाल आप दोनों से, क्या आपको लगता है कि चौथे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में अंकित जी क्या बदलाव देख रहे हैं आप? मुझे लगता है अब टीम तो सिमिलर यही रहेगी। टीम ऑलमोस्ट अच्छा प्रदर्शन सभी ने कर दिया है, तो मुझे लगता है टीम तो सेम ही रहेगी। राहुल भी अच्छा खेले हैं, गिल को मौका मिलेगा ही मिलेगा। बॉलिंग यूनिट भी आई थिंक पूरी पूरी वही रहेगी। हालांकि जडेजा की जगह जडेजा ने भी अच्छा किया है, तो एक स्पिनर हम जरूर देख सकते हैं। बट टीम ओवरऑल मेरे को कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लगते, ये टीम यही रहेगी। सौरभ, आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है कि मैं अंकित भाई के साथ सहमत हूँ कि टीम यही रहेगी। मुझे एक चेंज पोटेंशियली जो नज़र आता है, मे बी होगा नहीं होगा वो अलग बात है। नीतीश कुमार रेड्डी की जगह आप वाशिंगटन सुंदर की तरफ भी देख सकते हैं, मेलबर्न में मैच है। आप 3 पेसर्स के साथ भी जा सकते हैं। सिडनी में तो ज़रूर आप 2 स्पिनर ज़रूर खिलाएंगे, पर क्या मेलबर्न में भी आप वो कर सकते हैं, एक वो सोच हो सकती है टीम की। बट अगर ये सेम 11 के साथ जाते हैं तो भी इतना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। चलिए ठीक है, बाकी दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो क्या देखते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर एक बहुत बड़ी कमी है, कैसे पूरी हो ये एक सवाल है। चौथे टेस्ट मैच में किस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया जाए ये एक सवाल है। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुका है कि मोहम्मद शमी की पूरी जो कमी है उसको पूरा कौन करेगा, क्या आकाशदीप उस कमी को पूरा करते नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि चौथे मैच में हमारे बल्लेबाज किस तरीके से क्लिक करेंगे, क्या किसी बल्लेबाज के बल्ले से शतक निकलेगा, बड़ी पारी निकलेगी, विराट कोहली के बल्ले से बड़े रन कब निकलेंगे, रोहित शर्मा के बल्ले से रन कब आएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इस तीसरे टेस्ट मैच पर क्या कहना है। मैं तो मानूंगा कि एक तरीके से जीत है, ड्रॉ नहीं है, एक तरीके से जीत है। एक बेहतर मनोबल के साथ टीम इंडिया चौथे टेस्ट मैच में जाएगी। कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।